श्रद्धा मर्डर केस एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी जिसे पुलिस सुलझाने की लगातार कोशिश तो कर रही है, लेकिन पुलिस खुद भी उलझती जा रही है। दरअसल आफताब पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। उससे सच उगलवाने के लिए पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया। पॉलीग्राफ टेस्ट में जो खुलासे उसने किए वो सुनकर पुलिस भी हिल गई। आफताब होने वाला। श्रद्धा मर्डर केस अनसुलझे पहलुओं की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आफताब कोई भी बात सच नहीं बता रहा और बार बार अपने बयानों को बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कई बार की पूछताछ में आफताब ने अभी तक पुलिस को कोई भी बयान सही नहीं बताया है। वो हर बार अपने बयानों को बदल देता है। आफताब की जुबान से सच निकलवाने के लिए पुलिस ने उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया, ताकि मशीन के जरिए आफताब के झूठ को पकड़ा जा सके, क्योंकि आफताब पुलिस को लगातार भटका रहा है। लेकिन शातिर आफताब वहां भी चालबाजी करने से बाज नहीं आया। श्रद्धा को क्यों मारा? शादी का दबाव दे रही थी। श्रद्धा आफताब पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी और आफताब श्रद्धा से किसी भी सूरत में शादी नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि आफताब श्रद्धा को मुंबई से दिल्ली लेकर आया और दिल्ली लाकर उसने 10 दिन में श्रद्धा की हत्या कर दी। आफताब जानता था कि मुंबई में श्रद्धा की हत्या कर बच पाना बेहद मुश्किल है और इसीलिए उसने अपने प्लान में दिल्ली को चुना। श्रद्धा के शव के कितने टुकड़े किए थे? 35। जिस हथियार से मारा वो कहाँ है? मालूम नहीं। ये वही सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है और इनका जवाब ही आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। पुलिस उस हथियार की तलाश में है जिससे आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। हालांकि तलाशी के दौरान पुलिस को आफताब के घर से कई चाकू मिले हैं, लेकिन पुलिस अभी भी इस पर मुहर नहीं लगा रही है। ये वही चाकू हैं जिनसे श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए, क्योंकि आफताब एक शेफ था और उसके पास चाकू हो सकते हैं। लाश के टुकड़े कितने दिन तक जंगल में फेंकते रहे? 18। आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी और फिर बाथरूम में बैठकर शव के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखा और उसके बाद 18 दिनों तक शव का एक एक टुकड़ा जंगल में फेंकता रहा। जंगल में लाश के टुकड़े फेंकने का आइडिया कहाँ से आया? एक फिल्म देखी थी वहां से। आफताब ने श्रद्धा की हत्या से लेकर शव के टुकड़े करके उन्हें ठिकाने लगाने तक फिल्म और वेब सीरीज का सहारा लिया। श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग क्या तुमने पहले ही कर ली थी? नहीं। देखिए, इनका हार्ट रेट बढ़ा है, सांस लेने की गति बढ़ी है और जो माथे पसीना आ रहा है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि आफताब झूठ बोल रहा है। आफताब ने श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग बहुत पहले से कर ली थी और वो एक श्रद्धा की
हत्या करने के लिए उसे मुंबई से दिल्ली लाया था। क्या हत्या करने के लिए तुमने फ्लैट लिया था? नहीं। इस सवाल का जवाब भले आप साफ न दे रहा हो, लेकिन आफताब की हरकतें और शातिर दिमाग बता रहा है कि उसने श्रद्धा की हत्या करने के लिए ही फ्लैट लिया था, क्योंकि दिल्ली आने के बाद होटल और अपने दोस्त के घर रुका था। क्या जानबूझकर ही जंगल के पास फ्लैट लिया था? नहीं। इस सवाल के जवाब में भले ना हो, लेकिन आफताब के हर काम को एक मकसद और प्लानिंग के साथ अंजाम दे रहा था, और जंगल के पास फ्लैट लेने में भी एक साजिश हो सकती है। श्रद्धा की हत्या के बाद जिस लड़की के को घर लाए थे वो कौन है? ऐप के थ्रू बुलाया था। श्रद्धा की हत्या करने के करीब 20 से 25 दिन के बाद आफताब ने डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की को अपने फ्लैट पर बुलाया। पुलिस के मुताबिक आफताब ने लड़की के साथ सेक्स भी किया। लड़की के आने से पहले आफताब ने श्रद्धा के शव के कई टुकड़ों को फ्रिज से निकालकर कबर्ड में छिपा दिया था। एक खौफनाक मर्डर को अंजाम देने वाला हत्यारा कितना चैन और सुकून से रह सकता है, उसकी जिंदा मिसाल है आफताब। चेहरे को ढके रहने वाले आफताब ने अपने मुंह से कपड़ा भी हटा दिया है, और उसके चेहरे का रिलैक्स ये बता रहा है कि उसे श्रद्धा की हत्या का कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि माथे पर शिकन की एक लकीर तक नहीं है। आफताब के घर से पुलिस ने एक रफ नोटबुक भी बरामद की। पुलिस के हाथ जो रफ बुक लगी है, उनमें कुछ नक्शे, ड्राइंग और कुछ जगहों के नाम लिखे हुए हैं। इनमें महरौली के जंगल, मैदान गढ़ी का तालाब, महरौली का 100 फुटा रोड और गुरुग्राम की कुछ जगहों के नाम लिखे हैं। आफताब बेहद ही शातिर है। यही वजह है कि पुलिस को सबूत जुटाने में दिल्ली से मुंबई और देहरादून से मनाली तक खाक छाननी पड़ी है। हिमाचल से छतरपुर तक आफताब के हर राज का साझेदार रहे बद्री की तलाश भी पुलिस तेजी से कर रही है। बद्री जिस दिन भी पुलिस के गिरफ्त में आएगा, आफताब की खूनी कहानी का हर पन्ना खुलता चला जाएगा। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करने के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि आफताब बार बार बयानों को बदल रहा है। इससे पहले भी आफताब कई बयानों को बदल चुका है, जिससे पुलिस का शक आफताब पर गहराता चला गया। श्रद्धा का मोबाइल तुम्हारे पास है? नहीं, वो अपने साथ ले गई है। छब्बीस अक्टूबर को वसई पुलिस ने जब पहली बार आफताब से पूछताछ की थी, तो आफताब ने पुलिस को बताया था कि श्रद्धा 22 मई को घर छोड़कर चली गई थी और वो अपना मोबाइल भी साथ ले गई थी। लेकिन श्रद्धा का फोन 26 मई तक ऑन था और श्रद्धा के फोन से 54,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। जिस वक्त श्रद्धा के फोन से पैसों का ट्रांसफर किया गया, उस वक्त श्रद्धा के फोन की लोकेशन छतरपुर थी। आफताब का बयान पुलिस की जांच से मेल नहीं खाया और पुलिस समझ चुकी थी आफताब बेहद शातिर है और वो आगे भी इसी तरह के अपने बयान बदलेगा। श्रद्धा हत्याकांड में यही वो मोड़ था जिसने पुलिस की जांच के कदमों को आगे बढ़ाया। श्रद्धा के अकाउंट से तुमने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए?
नहीं। 11 नवंबर को वसई और दिल्ली पुलिस ने एक साथ आफताब से पूछताछ की और श्रद्धा मर्डर कांड में आफताब का पहला कबूलनामा सामने आया। आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा के फोन का पासवर्ड पहले से पता कर लिया था और उसने ही श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। आफताब के पहले बयान और 11 नवंबर के बयान से साफ कर दिया था कि आफताब बेहद शातिर अपराधी है और लगातार अपने बयान बदल रहा है। हत्याकांड की गुत्थी को और उलझाने की कोशिश कर रहा है। शव के टुकड़े तुमने कहाँ फेंके थे? जंगल में। आफताब अपने शातिराना अंदाज से यही नहीं रुका। आफताब ने पुलिस को शुरुआती दिनों से ही गुमराह करना शुरू कर दिया था। शुरुआती पूछताछ में आफताब ने पुलिस को बताया था कि उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में फेंक दिया है, जिसके बाद दिल्ली के 16 थानों की पुलिस ने बारी बारी मेहरौली के जंगलों की खाक छानी। जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और पुलिस उस जंगल के तालाब वाले छोर पर पहुंची। तालाब के किनारे पहुंचकर पुलिस को पता चला कि यह मैदान गढ़ी का तालाब है। आफताब ने फ्लैट से जंगल की दूरी केवल 1 किलोमीटर है, जबकि जंगल से मैदान गढ़ी के तालाब पहुंचने में भी करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। बार बार पुलिस को बरगलाने की वजह से पुलिस ने आफताब के शातिर दिमाग पर काबू पाने के लिए उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराया, लेकिन शातिर आफताब ने पुलिस को पॉलीग्राफी टेस्ट में गुमराह करने की कोशिश की। एफएसएल के सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब को सर्दी और बुखार था और आफताब बार बार छींक रहा था, जिससे कई सवालों के जवाब रिकॉर्डिंग में साफ दर्ज नहीं हो पाए। पुलिस और एफएसएल टीम हिंदी में सवाल पूछ रही है और आफताब जानबूझकर अंग्रेजी में जवाब दे रहा है ताकि सवालों को मिसगाइड किया जा सके। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अब आफताब का नार्को टेस्ट कराने की भी तैयारी कर रही है ताकि हर हकीकत तक पहुंचा जा सके। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि इस कहानी का कनेक्शन फिल्म दृश्यम से भी है। आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े ठिकाने लगाने के लिए फिल्म दृश्यम के एक एक सीन का सहारा लिया। आफताब बहुत तन्मयता से फिल्म देख रहा है। इस दौरान उसके पास कई फोन आते हैं। श्रद्धा का भी फोन आता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता और फिल्म में मशगूल रहता है। एक शॉट पर उछल जाता है और फिल्म रोक देता है। कुछ सोचने लगता है। इस दौरान फिर उसका फोन बजता है, लेकिन वो उठाता नहीं। आफताब की आंखों में चमक और खुशी नजर आती है। आफताब ने पुलिस से बचने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया था कि उसे निडर रहना है, किसी भी तरह से डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। पुलिस धमकाएगी, मारेगी मुझे, पीटेगी, पर मुझे घबराना नहीं है। पुलिस के हर सवाल का जवाब को घुमा दूंगा। किसी भी हाल में खुद को टूटने नहीं दूंगा मैं। पुलिस के प्रेशर में आना नहीं, क्योंकि पुलिस सबूत नहीं मिलेगा उनको
पुलिस गुमराह रहेगी, यहाँ वहाँ घूमती थी। मर्डर केस में बहुत आसानी से बच निकल पाता है। फिल्म तो देख ली है पूरी। तुमने कैसे श्रद्धा का मर्डर किया? दृश्यम फिल्म देखकर। आफताब ने फिल्म दृश्यम के एक एक सीन को अपने दिमाग में उतार लिया था। फिर उसने फिल्म दृश्यम की तर्ज पर अपनी खूनी फिल्म के एक एक दृश्य को दर्शाया और बिल्कुल फिल्म की तरह ही आफताब ने श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाया। जिस तरह से फिल्म में विजय सालगांवकर हत्या के आरोप से बचने के लिए शव को छुपाता है, बिल्कुल वैसे ही आफताब ने श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और आफताब ने शव को एक जगह नहीं छिपाया बल्कि शव के टुकड़ों को जंगल में अलग अलग जगह फेंका। आफताब ने भी फिल्म दृश्यम का किरदार विजय सालगांवकर मर्डर के आरोप से बचने के लिए श्रद्धा के शव के टुकड़े किए और फिर उसने शव के टुकड़ों को एक जगह नहीं फेंका बल्कि महरौली और छतरपुर के जंगलों में शव के टुकड़ों को फेंका। इतना ही नहीं, पुलिस के शक के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा के सिर को तालाब में फेंका। दृश्यम फिल्म देखकर क्या तुमने मर्डर छुपाने की कोशिश की? आफताब ने फिल्म दृश्यम की तरह ही श्रद्धा की हत्या को छिपाने के लिए पूरी कहानी गढ़ी थी। आफताब फिल्म दृश्यम को देखने के बाद इस बात से संतुष्ट हो गया कि श्रद्धा की हत्या करेगा और बच जाएगा। इसके लिए उसने बहुत ही शातिराना तरीके से खुद को तैयार किया। जैसे फिल्म दृश्यम में विजय सालगांवकर अपने परिवार को ट्रेंड करता है, ठीक वैसे ही आफताब ने भी मर्डर के आरोप से बचने के लिए हर पहलू को बड़े शातिराना अंदाज में अदा किया। क्या तुम फिल्म दृश्यम देखकर बच सकते थे? आफताब ने भले ही इस सवाल का कोई जवाब न दिया हो, लेकिन इसके पीछे उसने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी थी और श्रद्धा उसकी हर हरकत से अनजान थी, क्योंकि आफताब ने श्रद्धा के मर्डर से पहले जो दृश्यम फिल्म देखी उससे उसे इस बात का इत्मीनान हो गया था कि वो सबूत को मिटा देगा और मर्डर के आरोप से बच जाएगा। यही वजह है कि आफताब ने ऐसी चाल चली कि सब कुछ नॉर्मल सा दिखे, जिससे कोई भी उस पर शक न कर सके। और आफताब ने ये प्लानिंग मुंबई से दिल्ली आने के साथ ही शुरू कर दी। तारीख 8 मई 2022, जगह दिल्ली। आठ मई 2022 को श्रद्धा और आफताब मुंबई से दिल्ली आते हैं और दोनों पहाड़गंज के एक होटल में 2 दिन तक ठहरते हैं। इसके बाद आफताब और श्रद्धा दोनों एक कॉमन फ्रेंड के घर ठहरते हैं और फिर 15 मई को आफताब महरौली के जंगल के पास एक किराए पर फ्लैट लेता है, जहां दोनों रहने लगते हैं। आफताब ये सब सबूत मिटाने के लिए और लोकेशन को बदलने के लिए कर रहा था, ताकि श्रद्धा का मर्डर करने के बाद पुलिस को आसानी से गुमराह कर सके। आफताब ने हत्या के आरोप से खुद को बचाने के लिए हर तरकीब का इस्तेमाल किया था। श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल को करीब 1 महीने तक खुद ऑपरेट किया। आफताब श्रद्धा के दोस्तों से बात कर ऐसे सबूत बनाता रहा जिससे वो निर्दोष साबित हो सके। जब तुम पूरी कहानी गढ़ चुके थे तो आखिर क्यों स्वीकार कर लिया कि मर्डर तुमने किया? आफताब का मुकम्मल जवाब न देना ही दृश्यम के इस सीन में छिपा हुआ है।
जैसे छोटी बच्ची पुलिस के खौफ से डर और सहम कर सारी बात बताने लगती है और बोलती है कि उसे पता है कि शव कहां छिपा है। लेकिन घटना स्थल पर अपने पिता विजय सालगांवकर को देखकर बच्ची बोलती है, सॉरी पापा। इस पर विजय सालगांवकर बहुत ही इत्मीनान से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हूं। वो इस बात को जानता है कि जिस जगह को शव के लिए खुदवाया जा रहा है वहां उसका शव नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आफताब ने इस उम्मीद के साथ अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उसने श्रद्धा की हत्या की है। उसे अपनी शातिर चाल और साजिश से इस बात की उम्मीद थी कि पुलिस श्रद्धा के शव को तलाश नहीं पाएगी, क्योंकि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को एक जगह नहीं फेंका है, बल्कि उसने श्रद्धा के शव के एक एक टुकड़े को महरौली से लेकर छतरपुर के जंगलों में फेंका। और उसके इसी भरोसे ने पुलिस के सामने अपने जुर्म को कबूल करने में आसानी पैदा कराई, क्योंकि वो आगे की अपनी साजिश और अपनी शातिर चाल से पुलिस को गुमराह कर आसानी से निकल जाने का इत्मीनान लिए बैठा था। लेकिन आफताब अपने बुने हुए जाल में बहुत देर तक बंधा नहीं रह पाया और पुलिस ने एक एक कर उसके जाल को काट दिया। पॉलीग्राफी टेस्ट में और भी कई खुलासे हुए, जिससे आफताब की शातिराना साजिशें सामने निकल कर आईं। तुम श्रद्धा से प्यार करते हो? यस। फिर तुमने श्रद्धा का मर्डर क्यों किया? पॉलीग्राफी टेस्ट में शामिल मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आफताब श्रद्धा से प्यार नहीं बल्कि नफरत करता था, क्योंकि किसी से इतना प्यार करने वाला इंसान उसके 35 टुकड़े नहीं कर सकता। यही वजह है कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या के हर पहलू को छुपाए और सब कुछ सामान्य दिखाने के लिए फिल्म दृश्यम के हर सीन को देखा नहीं बल्कि जिया है और पर्दे पर चल रही फिल्म को उसने श्रद्धा की जिंदगी में उतार दिया। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा को घूमने फिरने का काफी शौक था। यही वजह है कि आफताब श्रद्धा को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश लेकर गया था। श्रद्धा को घुमाना भी हत्या की प्लानिंग का एक हिस्सा था। सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए आफताब श्रद्धा को लेकर ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर वशिष्ठ गुफा भी गया, जहां उसने एक बार श्रद्धा की हत्या करने की प्लानिंग की। लेकिन पकड़े जाने के डर से आफताब ने श्रद्धा की हत्या नहीं की और अपना प्लान बदल दिया, क्योंकि आफताब दिखाना चाहता था कि उसके और श्रद्धा के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है और आफताब इसको अपने पक्ष का एक बड़ा सबूत मानकर चल रहा था, ताकि वो ये साबित कर सके कि श्रद्धा और उसके बीच कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि श्रद्धा ही उसे छोड़कर गई है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि उसने श्रद्धा को गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत मारा है। उसे मुंबई से दिल्ली लाना भी प्लानिंग का एक हिस्सा था। पॉलीग्राफी टेस्ट में भी आफताब अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वो कई सवालों के जवाब नहीं दे रहा है तो कई सवालों के अलग अलग जवाब दे रहा है। आफताब हर बार अपने जवाबों को घुमाकर अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहते हैं कि गुनहगार कितना भी शातिर हो, पुलिस हर एक सच को उसके जुबान पर ले ही आती है। अब पुलिस आफताब के नार्को टेस्ट की तैयारी कर रही है, जिसमें आफताब पूरी हकीकत को खुद बोलेगा और श्रद्धा मर्डर की हर बात का सच बोलेगा। अपने हाथों से दफन कर चुके हर राज को खोलेगा।
और श्रद्धा मर्डर के छिपे राज धीरे धीरे खुलने लगेंगे।